अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हाजिर हैं हम आज इश्क क्लासिमस की किस्त नंबर 26 के साथ। इन तस्वीरों के बारे में क्या वजाहत देना चाहोगी। दाऊद ने अब अपना अगला पासा फेंका। महर उसे अंदर तक उतरती नज़रों से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कोई एक भी लम्हे के लिए भी नहीं चूक रहा था। बस एक दफ़ा पूछूंगी तुमसे कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए या वजाहत। अब ये तुम पर मुनहसर है। बाद में मुझसे कोई गिला मत करना। महर भी एक एक बात सोचकर कर रही थी, क्योंकि उन्हीं बातों पर तो उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ मुनहसर थीं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक कर दें वीडियो को और अच्छा सा और बड़ा सा कमेंट कर दें ज़रा। दाऊद ने एक नज़र हसीना को देखा जो उसी को देख रही थी कि अब दाऊद क्या कहेगा। दाऊद ने गहरा सांस लिया और अपने आप को बोलने पर आमादा करते कहा, मुझे हकीकत जाननी है। महर के हाथ पहलू में जा गिरे थे। आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से मर गई है और इस पूरी भरी दुनिया में अकेली तन्हा रह गई है, जैसा कोई भी जिसका कोई भी नहीं, जिसके सहारे वो ज़िंदगी गुजार पाती। उसने एक नम नज़र अपने पहलू से चिपके हुए दोनों बच्चों पर डाली, जो नम निगाहों से उसी को देखते नफ़ी में सर हिला रहे थे। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसे ये सब करने के लिए उसके खुद के शौहर ने मजबूर किया था। वो तो हमेशा अपने बच्चों को अपनी छाँव में छुपा कर रखना चाहती थी, चाहे उनसे उसका कोई खून का रिश्ता ना था, मगर एहसास का तो था ना, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। मगर आज दाऊद ने उसका प्यार, उसकी ममता, उसकी मोहब्बत पर उंगली उठाई थी, जो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी वो। उसने बच्चों से अपने हाथ छुड़ाए और नीचे झुककर तस्वीरें उठाईं। एक एक कदम बढ़कर वो दाऊद के करीब आ रही थी, जबकि दाऊद को उसके खतरनाक इरादे देख पसीने आ रहे थे। बिल्कुल मुकाबिल आकर उसने दाऊद के आगे तस्वीरें लहराईं और उसकी आंखों में आंखें डालकर जब बोली तो उसका लहजा बर्फ से भी ज़्यादा सर्द, जबकि उसकी बात आग से भी ज़्यादा जलती हुई थी, जो दाऊद को सीने के अंदर तक जला गई थी। उन सब तस्वीरों में जो दिख रहा है वही हकीकत है। ये सब सच है, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती ही नहीं। मोहब्बत तो मैं शम्मत से करती हूँ। तुम्हारे साथ तो वक्त गुजारी कर रही थी मैं। यही सुनना चाहते थे ना तुम। सुन लिया मेरे मुंह से। करार आ गया। वो सुलगते लहजे में बोली तो दाऊद को अपनी नसें फटती हुई महसूस हुई। वो कहना क्या चाहती थी। उसे बिल्कुल भी महर से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझा था महर इन तस्वीर को झुठला देगी, उस पर चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर यहाँ तो सारा मामला ही उलट हो गया था। उसने सब इल्ज़ामात की तस्दीक कर ली थी। अब बोलो क्या करोगे। मारोगे मुझे या घर से निकालोगे, क्योंकि ज़िंदगी से तुम मुझे कब के निकाल चुके हो। ये शायद कभी अपनी ज़िंदगी में जगह दी ही नहीं थी। महर ने जैसे समझते सर हिलाया। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम। इसके अंजाम से वाकिफ़ हो तुम। दाऊद दांत पीसकर गुस्से से बोला। वो जानता था ये सब सच नहीं है, मगर फिर भी महर की बातें उस पर तेज़ाब का काम कर रही थीं। भला वो कैसे अपने साथ उस शम्मस का नाम भी ले सकती थी। वो तो उससे प्यार करती थी, उसकी मोहब्बत थी, तो फिर उसने ये बात की भी कैसे। दाऊद ने गुस्से से सोचा, मगर वो ये भूल गया था पहल तो उसने की थी। अब जो भी था नतीजा भी तो उसे भुगतना ही था। महर पर इल्ज़ाम लगाने वाला वो खुद था। फिर अगर वो खुद तस्लीम कर रही थी तो उसे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही थी। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम साथ। महर ने उसके तासुरात देख उसे और जलाते हुए कहा। महर बस करो अब, एक और लफ्ज़ भी नहीं। दाऊद सख्ती से बोला। क्यों, बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है। और सॉरी, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। फिर काहे का दर्द, कैसी जलन। सही कहता था शम्मस के तुम जैसा शख्स कभी वफा ही नहीं निभा सकता, कभी मोहब्बत पर यकीन कर ही नहीं सकता। और मैं पागल तुम्हारे फरेब को सच समझती रही, तुम्हारे इशारे पर कठपुतली की तरह नाचती रही। तुमने कहा मुझसे मोहब्बत है, मैंने मान लिया और तुम्हें अपना दिल सौंप दिया, मगर तुमने मेरे दिल से खेल कर उसे यूज़ करके फेंक दिया। शायद सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के लिए ही तो तुमने मुझसे अपने जाल में फंसाया था। महर ने दर्द से कहते उसके सीने पर दस्तक देते आखिर में पागलों की तरह हंसते हुए कहा, जबकि उसके अल्फाज दाऊद शाह के मुंह पर तमाचा मार गए थे। महर। उसका हाथ उठा था मगर हवा में ही रुक गया था। महर फटी आंखों से उसे देख रही थी और दाऊद दुख से उसे उसने ये सोचा भी कैसे कि दाऊद उसे इस्तेमाल करेगा। क्यों मिर्चें लग रही हैं। तुम कहो तो सही, मैं कहूँ तो गलत। वाह क्या बात है हमारे मुआशरे की। बेशक मर्दों को अल्लाह ने हमसे ज़्यादा दर्जा दिया है, मगर कभी भी किसी पर बहतान लगाने का नहीं कहा अल्लाह ने। मगर आप तो हर हद से गुजरते चले गए। और अगर अब जब मैं ये सब मान रही हूँ तो आप यकीन क्यों नहीं कर रहे। इतना दर्द क्यों हो रहा है। आपको गुस्सा आ रहा है, हाथ उठाना चाहते हैं मुझ पर तो उठाए ना, रोका किसने है। अब भी क्यों रुके, इस हद से भी गुजर जाइए। जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ एक और सही। महर ने तंज़िया अंदाज में
दाऊद को देख के कहा, जिसका गुस्सा उसकी बातें सुनकर लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला जा रहा था। और तुम तो बहुत खुश होगी ना कि अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक कामयाब बिजनेसमैन तुम्हारे हिस्से में आ गया। लेकिन तुम्हें भी एक बात बता दूं कि किसी की खुशियों को मार कर अपने घर की इमारत उस पर तमीर कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इमारत नहायत आर्जी होती है। पता है क्यों? क्योंकि उसका मस्कन कब्रिस्तान होता है। उसने हसीना के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए कहा, और ऐन उसके सामने खड़े होकर रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। चट्टाख। थप्पड़ इतना शदीद था कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। जबकि हसीना का गाल सुर्ख होता सनसना उठा और वो एक तरफ को दर्द से झुक गई थी। हैरान तो दाऊद भी रह गया था महर को इतने गुस्से में देखकर, और यही हाल उसके बच्चों का भी था, जिन्होंने कभी भी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। और अब अगर वो इतने गुस्से में थी तो यकीनन उसकी वजह उनका बाप ही था। तुमने मुझे मारा? मारा भी कैसे दाऊद? तुम देख रहे हो, तुम्हारी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया है। मुझ पर? हसीना इंडस्ट्रीज की ऑनर पर। हसीना तो गुस्से से पागल होती चीख उठी थी। आवाज़ नीचे रखो, यहाँ मेरे बच्चे मौजूद हैं। तुम्हारी तरह गंवारों का अड्डा नहीं है ये। और ऑनर होगी तुम अपने घर में, यहाँ की ऑनर मैं हूँ। और जब तक मैं इस घर में हूँ, तुम जैसी करेक्टरलेस औरत को तो तुम्हारे बालों की चोटी से पकड़कर इस घर से बाहर कर सकती हूँ। अपनी औकात मत भूलो तुम। हसीना के चीखने के अंदाज में कहकर उसके बच्चों की तरफ आने पर महर ने उसे गर्दन से दबोच कर पीछे किया था और आहिस्ता आवाज़ में फंकारी थी कि हसीना के जिस्म में ठंडी लहरें पैदा होने लगी थीं। खौफ के मारे हसीना के लिए तो जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने चीख कर दाऊद को अपनी मदद के लिए बुलाया, जो कि उसकी चीख सुनकर होश में आया था, और महरविश को झटक कर पीछे किया। क्या पागल हो गई हो तुम महर? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? दूर रहो तुम हसीना से। दाऊद उस पर चीख दाऊद उस पर चीख कर बोला तो हसीना मासूम सूरत बनाती दाऊद के पीछे छुप कर महर को तंजिया नज़रों से देखने लगी कि जैसे, देखो मैंने तुम्हारे शोहर पर पूरा कब्जा कर लिया है, जो कि सिर्फ मेरी सुनता है और मेरी ही कहता है। महर ने एक नज़र दाऊद को देखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे लेने लगी। ओह आई सी, मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हारे लिए तो मैं कोई अहमियत ही नहीं रखती, जबकि ये बाहर वाली लड़की तुम्हारे लिए बेहद अजीज़ है। माफ़ करना, भूल गई थी मैं। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। आइंदा तुम्हारे मामले में कभी अमलो दखल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो शम्स के साथ बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ तो सिर्फ मैं वक्त गुजारी कर रही थी। इन तस्वीरों के मुताबिक। मैर ने अपना सर दाएं बाएं हिलाते समझते हुए अंदाज में कहा। तो दाऊद ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर झंझोड़ डाले, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां महर के गुदाज बाजुओं में धंसती चली गईं। दर्द से महर की एक सिसकी निकली थी। आंसू टपक कर उसके चेहरे पर आए थे। क्या अब भी कुछ और होना बाकी था? वह मर मर पर क्यों नहीं गई मर ही क्यों नहीं गई? क्या यह सब देखने के लिए ही वो जिंदा थी? खबरदार जो अब एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला, ज़मीन में जिंदा गाड़ कर रख दूंगा। कोशिश करना मेरे सामने ना आओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, वरना तुम्हारी जान मैं अपने इन दोनों हाथों से खुद निकालूंगा। उसने मैर को पीछे धकेलते हुए कहा, जो घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी, जबकि खुद तनफन करता गाड़ी लेकर गुस्से से बाहर निकल गया था। पीछे हसीना उसे हंसते हुए देखती ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। उसका मिशन जो कामयाब हो गया था, अब उसे जल्द से जल्द रहमा को अपनी कामयाबी की इत्तला देनी थी। इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई और रहमा को कॉल मिलाकर उसे यहाँ के हालात से आगाह करने लगी। दूसरी तरफ दाऊद बाहर निकलते ही एक शदीद टेंशन का शिकार हो चुका था। गाड़ी चलाते हुए भी उसके असाब चटक रहे थे। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के बरसाता वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में लगा था। आखिर कैसे महर ने अपना नाम किसी दूसरे शख्स के साथ जोड़ दिया था? उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने तस्वीरों के बाबत महर से पूछा ही क्यों। ना वो उन तस्वीरों का पूछता, ना ही महर उससे इस तरीके से बात करती। सब कुछ दरहम बरहम हो चुका था। उसका बना बनाया खेल ज़्यादा ही पेचीदा हो चुका था। उसे अब भी याद था वो 2 हफ्ते पहले का दिन था, जब उसे मालूम हुआ था कि हसीना ने धोखे से उसके साइन प्रॉपर्टी के कागजात पर ले लिए हैं, जिससे दाऊद की सारी प्रॉपर्टी हसीना के नाम हो चुकी है। इस बात ने दाऊद को बहुत बुरी हद तक परेशान कर दिया था, और इसीलिए ही तो वो हसीना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता था कि किसी तरीके से वो उसे दोबारा अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे बग़ैर किसी आसाइश के पैदा हों। और आज जो वो ये सब हुआ, वो भी उसके प्लान का ही हिस्सा था। वो हसीना को ये दिखाना चाहता था कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है, ना कि महर के साथ, क्योंकि उसने रुम्मा और हसीना की बातें सुन ली थीं और अब वो उनको उन्हीं की चाल में फंसाने का इरादा रखता था।
لیکن برا ہو اس وقت کا جب رحمہ کی کال دوپہر میں آ گئی اور اس نے ایان کی زخمی ویڈیو دکھا کر داؤد کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ کبھی بھی اس کے بات پر یقین نہ کرتا مگر اس ویڈیو میں سب منظر اصل تھا۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کو ایسی بری حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ اور پھر جیسے ہی مہر گھر آئی اس نے اپنا غصہ مہر پر اتار دیا، مگر جوں ہی اس نے سوتیلے اور سگے کی بات کی تو مہر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے نہایت غلط وقت پر نہایت ہی غلط بات کہہ کر بری طرح مہر کا دل دکھایا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا، لیکن جیسے ہی اسے حالات کا اندازہ ہوا اس نے خود پر قابو پا لیا۔ لیکن حسینہ کو اس حد تک ان کی لڑائی میں انوالو ہوتا دیکھ اس نے مہر سے لڑائی جاری رکھنے کا سوچا۔ مہر، میں تمہیں آج رات خود سب سچ بتاؤں گا، بس آج کی رات، داؤد نے دل میں کہا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات بھی وہ مہر سے یہ بات نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ آج مہر کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کیا اس کی قسمت میں اس کا ساتھ تھا بھی یا وہ اسے کھو چکا تھا؟ وہ اپنے آپ کو جتنا کوستا اتنا کم تھا۔ آخر اس نے مہر سے زیادہ ہی سخت لہجے میں بات کیوں کی؟ تھا تو یہ سب ڈرامہ ہی نا بس۔ اسے مہر سے ایک بات کا گرا تھا کہ اس نے ایان کی بات اس سے چھپائی۔ اس بات سے وہ واقعی مہر سے غصہ تھا۔ ابھی وہ کم از کم اتنی جلدی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو تھوڑی دیر تنہائی فراہم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ جیسے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا داؤد نے گھر کی راہ لینی تھی تاکہ وہ اسے منا سکے، مگر آج اسے گھر پہنچ کر کتنے بڑے نقصان کا حقدار ٹھہرنا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کم از کم 10 ایپیسوڈ پر کمنٹس لازمی ہونے چاہئیں۔ اللہ حافظ۔